गाइस आज मैं ना क्लास 11th का सी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कशन करने जा रहा हूं और इसमें से ना 100% प्रोबेबिलिटी है इससे 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। अगर इस तीनों चैप्टर को आप स्किप कर गए ना तो आपका एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन मिस्टेक हो जाएंगी। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में आपको वह इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जहां से एग्जामिनर कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंटली में क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है। तो गाइस मैं क्या कर रहा हूं, आपको सिर्फ टॉपिक बता दे रहा हूं, आपको एरिया बता दे रहा हूं सो दैट आप लास्ट टाइम में इस एरिया पे ज्यादा फोकस करना, अपने नोट्स का यूज करना और फॉर्मूला सीट को बार बार रिवाइज करना। फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्क डन से। वर्क डन को पी डेल्टा बी। इसमें गाइस साइन का ध्यान रखना कि वर्क डन में कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है। और एक बात और, क्लास 11 में जो थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर पढ़ रखते हैं और जो क्लास 11 में फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर जब पढ़े तो वहां पे साइन का वर्क डन में साइन का वहां पे कंफ्यूजन मत रखना कि कहां पे पॉजिटिव होता है कहां पे नेगेटिव होता है। वहां पे फोकस करना। एग्जामिनर आपको कहीं बार बार उसी टॉपिक पे कंफ्यूज कराता है, तो इसीलिए आप वर्क डन का फॉर्मूला और उसका साइन अच्छे से ध्यान रखना। वर्क डन बाय द गैसेस वर्क पॉजिटिव होता है, वैल्यूम इंक्रीजेस होता है व्हेन एक्सपांशन में। वर्क डन ऑन द गैसेस वर्क डन नेगेटिव होता है, वैल्यूम डिक्रीजेस होता है ऑन कंप्रेशन में। और सिमिलर उल्टा होता है केमिस्ट्री में जो हम लोग क्लास 11 में पढ़ रखे हो आप। पीवी ग्राफ का जो एरिया अंडर कर्व होता है पीवी में, वहां पे वर्क डन जो देता है वहां पे भी क्वेश्चन काफी फ्रीक्वेंट में फ्रेम हुए हैं। ये बात और ध्यान रखना, अगर क्लॉकवाइज होगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज हो तो वर्क डन नेगेटिव होगा। इसको ध्यान रख लेना। तो क्लॉकवाइज में वर्क डन पॉजिटिव होता है, एंटी क्लॉक में वर्क डन नेगेटिव होता है। अगर एक्सपेंशन में तो डेल्टा भी पॉजिटिव होगा, मींस वर्क डन बढ़ेगा। अगर कंप्रेशन होगा डेल्टा भी नेगेटिव होगा, वर्क डन डिक्रीज होगा। तो गाइस मैं आपको बताया इससे कैसे किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आपने किया होगा तो इस प्रकार का क्वेश्चन फ्रेम होगा हमारे एग्जाम में जो भी नर्सिंग और पैरामेडिकल का एग्जाम होने वाला है। तो इसमें क्या होता है, डायरेक्ट आपका वर्क डन क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एरिया अंडर द कर्व होता है। तो एरिया अंडर यहाँ पे बार देखना कि क्लॉकवाइज है, जब क्लॉकवाइज होगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा और डायरेक्ट इसका एरिया कैलकुलेट हाफ v2 माइनस v1 और अंडर ब्रैकेट में p2 माइनस p1। सिर्फ आपका इतना यहाँ से v2 माइनस v1 कर लेना और p1 माइनस p2 माइनस p1 कर लेना। तो आप वर्क डन से आपका डिफरेंट का अलग अलग का ज्योमेट्री पोर्शन का वर्क डन आप कैलकुलेट कर लेना। देन डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम भी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ से भी एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक से किसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, इससे भी ध्यान रखना कि मोनोएटॉमिक डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, डायटॉमिक 5 होता है, ट्रांसलेशन में 3 एंड रोटेशन में 2 एंड पॉलीएटॉमिक में 6। कितनी बार लगा, डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछ लिया गया है कि मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू। तो इससे भी क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं, तो ध्यान रखना इस टॉपिक भी। देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मोल मॉलिक्यूल्स का जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मोल मॉलिक्यूल्स के लिए है F/2 nRT, इससे भी ध्यान रखना। और R का वैल्यू ध्यान रख लेना, R इक्वल टू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। और R की वैल्यू अगर कैलोरी में होगा 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो R की वैल्यू अच्छे से ध्यान रखना कि R की वैल्यू कब जूल में क्या होता है और R की वैल्यू कैलोरी में क्या होता है। एक बात और गाइस, हमारा एग्जाम में ना जो नर्सिंग पैरामेडिकल है ना, एग्जाम में ना क्वेश्चन तो इजी आते हैं, थोड़ा लेंदी होगा बट फॉर्मूला पे ही होगा डायरेक्ट, बट आपको कैलकुलेशन में थोड़ा 1-2 पॉइंट तक डेसिमल से कैलकुलेशन पूछ सकते हैं। तो अगर आप ना यहाँ पे सिर्फ कंफ्यूजन करेंगे तो आप आर का वैल्यू अच्छे से ध्यान रखना। देन फॉर आइडियल गैस में टोटल एनर्जी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। तो टोटल फॉर आइडियल गैस के लिए टोटल एनर्जी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, इसको भी ध्यान रखना। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स के लिए होता है F/2 kT और यहाँ क्या होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल के लिए होता है F/2 RT। 1 मॉलिक्यूल्स के लिए होता है या 1 मोल मॉलिक्यूल्स के लिए, तो यहाँ पे भी ध्यान रखना। देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मोल मॉलिक्यूल्स F/2 nRT। तो यह फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 100% प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन आने की। देन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू F/2 nRT। तो यहाँ पे भी ध्यान रखना। तो टोटल बात करें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अच्छे ध्यान रख लेना, इससे क्वेश्चन 100% गारंटी है मिलने की। एंड देन टोटल इंटरनल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू F/2 nRT। देन इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक है Cp इक्वल टू CV इक्वल टू R, मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी एंड मोलर स्पेसिफिक वैल्यू में इक्वल टू R। तो यहाँ पे भी ध्यान रखना, इससे भी क्वेश्चन डायरेक्ट फ्रेम हुए हैं। डायरेक्ट इतने बार फॉर्मूला भी पूछ लिया है और कितनी बार तो CV की वैल्यू पूछा और Cp की वैल्यू पूछ रखा है। तो CV इक्वल टू F/2 R एंड अगर आप यहाँ Cp की वैल्यू यहाँ पुटअप करोगे तो Cp की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। Cp इक्वल टू F/2 प्लस में 1 अंडर ब्रैकेट R।
तो ये आप क्या करना थी, सीवी की वैल्यू याद रखना, सीवी की वैल्यू जब इसमें पुट करोगे तो सीपी की वैल्यू हमेशा इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, तो इसमें भी थोड़ा ध्यान रखना। देन बात करते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वैल्यू। अगेन मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वैल्यू एंड कांस्टेंट प्रेशर से एग्जामिनर रेशियो से क्वेश्चन फ्रेम किया है। तो क्या करेगा, दोनों का वैल्यू दे देगा, दोनों का एन की वैल्यू दे देगा, आपका रेशियो पूछ लेगा मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वैल्यू एंड कांस्टेंट प्रेशर से क्वेश्चन पूछ लेगा। तो क्यूबी इज इक्वल टू एनसीबी डेल्टा टी एंड क्यूपी इज इक्वल टू एनसीबी डेल्टा टी एंड इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू एनसीबी डेल्टा टी। तो कितनी बार तो तीनों से रिलेशन पूछ सकता है, कितनी बार तो दो से रिलेशन पूछ सकता है, तो आपको ये तीनों फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। देन गामा इज इक्वल टू सीपी बाई सीपी इज इक्वल टू गामा होता है, और एक गामा का फॉर्मूला याद रखना, गामा इज इक्वल टू 1 + 2 बाई डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कितनी बार तो डायरेक्ट फॉर्मूला 2 से 3 बार तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछा है कि गामा के और गामा और डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या रिलेशन है, तो इसको ध्यान रखना। देन एक और इंपॉर्टेंट एरिया, डिग्री गामा इज इक्वल टू 1 + 2 बाई डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू सीपी बाई सीबी। तो ये भी रिलेशन याद रखना। तो कितनी बार ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, ये तो ना गाइस, ये तो कितनी बार पूछे हैं, गामा इज इक्वल टू 1 + 2 बाई एफ और इज इक्वल टू सीपी बाई सीबी। एंड गामा मोनो एटॉमिक ग्रेटर होता है गामा डाई एटॉमिक कंपेयर टू गामा ट्राई एटॉमिक, इससे भी, और इसकी वैल्यू भी पूछा गया है, तो इसका वैल्यू भी ध्यान रखना। एंड देन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में गाइस डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। इसमें अगेन मैं आपको इंपॉर्टेंट फोर्स इसलिए कर रहा हूँ, इसमें साइन का ध्यान रखना, फिर आपको कंफ्यूजन एग्जामिनर साइन से ही कंफ्यूज करेगा, समझ गया ना गाइस। एक बात और मैं बताऊं आपको कि हमारा एग्जाम में जो फिजिक्स का क्वेश्चन आएगा ना, लेंथी आएगा थोड़ा बहुत और इजी आएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला पे आएगा, सिर्फ ओनली कैलकुलेशन होगा। तो आप परेशान मत होना कि भैया फिजिक्स में कहीं टफ तो नहीं आएगा। देखो हमारा नर्सिंग पैरामेडिकल का एग्जाम में फिक्स होता है कि कहाँ से क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन फ्रेम होगा, तो आप इन चीज को ध्यान रखना। तो अगेन मैं साइन के बारे में बता दिया हूँ, साइन का ध्यान रखना। देन आइसोबारिक में क्या कांस्टेंट होता है, आइसोकोरिक में क्या कांस्टेंट होता है, आइसोथर्मल में, एडियाबैटिक में। आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है, आइसोकोरिक में वैल्यू कांस्टेंट होता है, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है एंड एडियाबैटिक में क्यू 0 होता है। तो कितनी बार तो डायरेक्ट मैथ द कॉलम से क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं। देन वर्क डन बाय आइसोथर्मल, इससे क्वेश्चन फ्रेम होने की प्रोबेबिलिटी है 2.303 RT लॉग में V2 और log 10 अपन V2 अपन V1 और देन V2 by V1 को आप P1 by P2 कर दोगे, बाकी सेम होता है सबको। तो वर्क डन बाय आइसोथर्मल में आप इसका वर्क डन बाय फॉर्मूला याद रख लेना। देन फॉर आइसोथर्मल डेल्टा यू इक्वल टू 0 होता है, क्यों 0 होता है, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो डेल्टा यू इक्वल टू 0 हो जाएगा। स्लोप ऑफ आइसोथर्मल होता है dP by dV इक्वल टू माइनस में P by V। देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक्स में भी कितनी बार डायरेक्ट में पूछ लिया गया कि स्लोप ऑफ आइसोथर्मल एडियाबैटिक का क्या क्या स्लोप है, तो आप ध्यान रखना। स्लोप ऑफ आइसोथर्मल अगेन आपको बोल रहा हूँ, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल होता है माइनस में P by V एंड स्लोप ऑफ एडियाबैटिक होता है गामा टाइम्स PV, गामा टाइम्स P डेल्टा by V। तो ये दोनों याद रखना। एंड देन एडियाबैटिक में Q इक्वल टू 0 होता है, उसमें 3 इक्वेशन में कितनी बार तो क्या हो गया ना, 3 इक्वेशन दे दिया है, बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक। तो इन तीनों की इक्वेशन ध्यान रख लेना। PV गामा इक्वल टू कांस्टेंट, TV पे पावर गामा -1, देन T पे पावर गामा, P की पावर 1 माइनस गामा की पावर कांस्टेंट। तो इसको तीनों याद रख लेना। देन स्लोप ऑफ एडियाबैटिक अब बता दिया हूँ, माइनस में गामा टाइम्स ऑफ P बाई P। गाइस एक बात और है, वर्क डन जो P एंड V का जो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक्स का जो ये कर्व है ना, इसको भी ध्यान रख लेना, डायरेक्ट हमारे एग्जाम में पूछा गया है। तो वर्क डन जो स्लोप होता है एडियाबैटिक का ज्यादा होता है कंपेयर टू द आइसोथर्मल। अगेन एक क्वेश्चन और है कि तीनों में जो हमारा मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक एंड ट्राई एटॉमिक में किसका स्लोप ज्यादा होता है, इसको भी ध्यान रख लेना। स्लोप ऑफ मोनो एटॉमिक का ज्यादा होता है, स्लोप ऑफ डाई एटॉमिक एंड कंपेयर टू द स्लोप ऑफ ट्राई एटॉमिक। तो ये भी तीनों ध्यान रख लेना। देन स्लोप ऑफ एडियाबैटिक ग्रेटर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। देन गाइस एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि किसमें ज्यादा वर्क होता है। एक ग्राफ दे देगा आपको पीवी के ग्राफ, वहां पे आइसोबारिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक एंड आइसोकोरिक का ग्राफ दे देगा और वहां पे पूछेगा किसकी वर्क डन ज्यादा होता है। तो आपको पता है जिसका ज्यादा एरिया होगा उसका ज्यादा वर्क डन होगा। तो आइसोबारिक का सबसे ज्यादा, देन आइसोथर्मल, देन एडियाबैटिक सबसे कम, आइसोकोरिक। तो वही है। तो आइसो वर्क डन बाय आइसोथर्मल ग्रेटर होता है कंपेयर टू आइसोथर्मल, देन वर्क डन आइसोबारिक का ग्रेटर होगा कंपेयर टू द आइसोथर्मल, देन एडियाबैटिक, देन आइसोकोरिक। तभी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे ध्यान रखना, इससे भी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। दिन बात करते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट चैप्टर रोटेशन। रोटेशन से भी कुछ ऐसा कोर इंपॉर्टेंट एरिया है ना जहां से एग्जामिनर बार बार क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है। तो टॉर्क इक्वल टू R क्रॉस F।
टॉर्क जब डायरेक्ट टॉर्क का आर का वैल्यू दे देगा, एफ का वैल्यू दे देगा, वहां से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे टॉर्क कैलकुलेटर के लिए पूछ सकता है। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में 4 ऐसा ज्योमेट्रिकल है जहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रीक्वेंट में एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है। यानी कि आपको सिलेंडर, आपका सिलेंडर का भी कर रहे हो, रेक्टेंगल का भी कर रहे हो, स्क्वायर का भी कर रहे हो, उतना करने की नीड नहीं है। सिर्फ रॉड का कर लो, डिस्क का कर लो, हॉलो स्फीयर का कर लो, सॉलिड स्फीयर का कर लो। बट एक बात और ध्यान रखना, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वह डिपेंड करता है एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो डिफरेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू चेंज होती है। अगर सेंटर में निकालो कुछ और होगा, अगर कॉर्नर में निकालो तो कुछ और होगा, सर्कमफ्रेंस में निकालो तो कुछ और होगा, डायमीटर में निकालो तो कुछ और होगा। इस पॉइंट में ध्यान रखना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड किया है, डिपेंड ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अगेन मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, सिर्फ 4 ज्योमेट्री का मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रख लेना या कैलकुलेट करने की तरीका याद रख लेना, रॉड का, डिस्क का, हॉलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर। देन रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ देन रोटेशन काइनेटिक एनर्जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है। रोटेशन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये भी ध्यान रखना। देन कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क से क्वेश्चन फ्रेम होगा। देन वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम 2 जगह है जहां दोनों में से कहीं ना कहीं एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम करेगा ही करेगा, या वर्क एनर्जी पावर से या रोटेशन से। दोनों ऐसा जगह, दोनों इंपॉर्टेंट में वर्क एनर्जी पावर का क्वेश्चन बनता है, तो दोनों में से कहीं ना कहीं एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम करेगा, तो इसे ध्यान रखना। देन एंगुलर मोमेंटम में एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू आर क्रॉस बी, L इज इक्वल टू एम आर क्रॉस बी, L इज इक्वल टू एम वी आर साइन थीटा। तो L इज इक्वल टू आई ओमेगा, तो ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन फ्रेम हुए L इज इक्वल टू आई ओमेगा से। देन गाइस बात करते हैं ग्रेविटेशन से। ग्रेविटेशन से कहाँ कितनी बार एग्जामिनर किस एरिया पे ज्यादा फोर्स किया है, मैं आपको सिर्फ टॉपिक बता दे रहा हूँ। आप क्या करना, टॉपिक नोटेड कर लेना और एटलीस्ट आप अपने फॉर्मूला सीट में से इंक्लूडेड कर लेना, उसकी रिवाइज कर लेना। फोर्स का कैलकुलेशन का फॉर्मूला आई का GM/r², इसमें जो ग्राफ है ग्राफ भी देख लेना इंटेंसिटी वाला। अर्जन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इक्वल टू mv/r²। और याद रखना कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किस पे इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। और डेंसिटी यदि कांस्टेंट है तब ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, तो ये वाला जो फॉर्मूला है पॉइंट है ना, उसे ध्यान रख लेना। और जो जी नॉट इज इक्वल टू एम ई, और जी नॉट इज इक्वल टू हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर होता है। तो डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट। एक पॉइंट याद रखना, कितनी बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है कि नहीं। नहीं, जो मास ऑफ उस पर नहीं डिपेंड करता है, मतलब डिपेंड ऑन द मास ऑफ अर्थ पे और रेडियस ऑफ अर्थ पे। और अगेन मैं बोलता हूँ डेंसिटी कांस्टेंट रहे तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस ऑफ अर्थ में। और अगर डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस ऑफ अर्थ के स्क्वायर। तो ये पॉइंट को ध्यान रखना। और अगेन मास कांस्टेंट हो तो रेडियस के स्क्वायर। तो इस पॉइंट से भी डायरेक्ट रेशियो से रिलेशन क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। देन किसी हाइट जाने पे एक्सेलरेशन ग्रेविटी में क्या चेंज होता है, तो उसको भी ध्यान रखना। तो जी नॉट इक्वल टू 1 प्लस में h/r का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला आपने अच्छे से कर रखा होगा, इस पे 2 क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, तो इससे भी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। जी नॉट इन टर्म ऑफ डेंसिटी में क्या क्या डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेम, तो 4/3 पाई रो जी आर। डेप्थ में जाने पे डेल्टा जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या क्या चेंज होता है। मीन अगर डेप्थ में जा रहा है तो डेल्टा जी में क्या चेंज होगा, अगर हाइट पे जा रहे हैं तो डेल्टा जी में क्या चेंज होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हुए। देन उसके बाद जंपिंग एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट में जा रहे हो तो डेल्टा जी में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हाइट में क्या क्या चेंज होता है, तो डायरेक्ट इक्वेशन इक्वेट कर देना है आपको। देन वेरिएशन इन मूविंग पोल टू इक्वेटर, और पोल से इक्वेटर में जा रहे हैं तो डेल्टा जी में क्या चेंज होगा, और पोल टू इक्वेटर में आ रहे हैं तो वहाँ जी में क्या चेंज होगा, इसको वैल्यू ध्यान रख लेना। और आई इज इक्वल टू माइनस में dv/dr एंड डेल्टा यू इज इक्वल टू mgh 1 प्लस h/r। और किसी स्मॉल हाइट होता है तो स्मॉल h की वैल्यू 0 आता है तो mgr हो जाता है। तो इसको भी 2-3 क्वेश्चन कर लेना, इससे भी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। देन स्केप वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, इसका फॉर्मूला, इसका रिलेशन। और स्केप वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी किस पे डिपेंड करते हैं, एंगल पे कौन डिपेंड करता है कौन नहीं करता है, तो इस पे भी आप अच्छे से, ये दोनों इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जामिनर कहीं तो क्वेश्चन नहीं फ्रेम किया ना तो स्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी तो क्वेश्चन फ्रेम करेगा ही करेगा। देन टाइम पीरियड, देन केपलर लॉ। सो गाइस दिस रहा है कंप्लीट वीडियो। और गाइस हमारे पास भी टाइम बहुत लिमिटेड है, तो मैं आपको 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट का चैप्टर का आपको वीडियो दे रहा हूँ। और गाइस आप बताना कि अगर और कुछ इंपॉर्टेंट आपको नीड होगा मुझे बताना, हम उसका वीडियो शूट करेंगे। और अगर आप कमेंट में बताओगे कि भैया प्लीज मुझे और भी इंपॉर्टेंट क्लास 11 का चैप्टर का वीडियो दे दो तो मैं आगे प्रोसीड करूंगा, नहीं तो वीडियो नहीं शूट करूंगा। सो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।